सर ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी चाहते तो गोलमेज सम्मेलन में नहीं जा सकते थे। नहीं तो गांधी जी अगर गोलमेज सम्मेलन में जा भी रहे थे तो उसमें नुकसान क्या था मेरे भाई। गांधी इरविन पैक्ट इस बात पर थोड़ी हुआ था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ही पार्टिसिपेट करने जाएंगे। समझौता तो ये हुआ था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन जब कांग्रेस के बिहाफ पर गांधी जी समझौते पर हस्ताक्षर करके आ गए तो कांग्रेस ने कहा कराची सेशन, कराची अधिवेशन में, कि भैया जब गांधी जी ने अंग्रेजों से कह ही दिया है कि हम सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कांग्रेस ने कहा कि एक काम करते हैं, अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर गांधी जी को ही भेज देते हैं। तो गए थे गांधी जी। और किस लिए गए थे? कांग्रेस की तरफ से भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग करने के लिए, जो की भी थी। लेकिन वो मांग कहां मांग रह गई, क्योंकि वहां पर तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, वहां पर तो सांप्रदायिक डिस्प्यूट हो रहा था, विवाद हो रहा था। ओके। और सर ऐसा भी कहते हैं भगत सिंह को फांसी नहीं लगती। ये आपको किसने कहा भाई? भगत सिंह को बचा सकते थे। कैसे बचा सकते थे बताइए? आपने कहा गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, तो भैया मुझे बताइए कैसे। आप जानते हैं जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला, जब लाहौर षड्यंत्र केस चला, जिसे भगत सिंह ट्रायल भी कहते हैं, भगत सिंह मुकदमा भी कहते हैं, तो इस लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ये बात साबित हुई थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। तो आप जानते हैं सैंडर्स की हत्या का ही तो आरोप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लगा था। और साथ में भगत सिंह पर असेंबली में बम फेंकने का भी क्या था? आरोप था। वो जो 11 बातें थी उसमें वो बात नहीं रखे। अच्छा जी, ये आपको किसने समझाया, आपको किसने कहा? चलिए मुझे आप एक चीज बताइए, ठीक है, मुझे आप एक चीज बताइए। हम बात कर रहे हैं 1931 में हुए गांधी इरविन पैक्ट के। हम आज की बात करते हैं, ठीक है, हम आज की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हमारे उत्तर पूर्व में कई सारे ऐसे नक्सलाइट्स हैं, कई सारे ऐसे उग्रवादी संगठन हैं जो क्या चाहते हैं, अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, उत्तर पूर्व में नागा जनजाति के लोगों ने कहा कि हमें नागाओं को एक अलग राज्य बनाकर दीजिए। उनकी बातें मान ली गई। तो आप जानते हैं असम से अलग करके नागा जनजातियों को क्या दे दिया गया? नागालैंड दे दिया गया। लेकिन अब बोडो जनजाति के लोग कहते हैं कि हमें या हमारी जनजातियों को भी एक अलग राज्य दे दीजिए, जिसका नाम क्या होगा? बोडोलैंड। अब वहां पे जो उग्रवादी संगठन है वो क्या करते हैं? अपनी आजादी के लिए, अपने आप को आजाद करने के लिए हिंसा करते हैं, उग्रवाद फैलाते हैं, हिंसात्मक कार्य करते हैं। पुलिस पर हमले करना, पुलिस कैंप्स में हमले करना, ये बहुत आम बात है, क्योंकि वो चाहते हैं आजादी। आजादी का मतलब वो चाहते हैं बोडो जनजाति के लोगों के लिए, बोडो कम्युनिटी के लोगों के लिए एक अलग राज्य, जिसका नाम होगा बोडोलैंड। अब यदि मुझे बताइए कि यदि बोडोलैंड को आजाद करवाने वाले लोग, अब बोडोलैंड को स्वतंत्र करवाने वाले लोग, आजाद करवाने लोग
भारत सरकार के खिलाफ हिंसा करते हैं, पुलिस वालों पर अटैक करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले जवानों को मार देते हैं, तो इसके बदले में भारत सरकार उनके साथ क्या करती है? भारत सरकार उनके साथ क्या करती है? या तो एनकाउंटर्स करती है या फिर उन्हें पकड़कर उन्हें दंडित किया जाता है। ज्यादातर एनकाउंटर्स होते हैं। अब आप सिनेरियो देखिए, यदि हम 1930-31 की बात करें, भाई आप जानते हैं कि उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार चलती थी, उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार। और यदि हम HSRA की बात करें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे आज हमारे नॉर्थ ईस्ट में या अन्य जगहों पर क्या होते हैं? उग्रवादी दल होते हैं। आज हम उन्हें उग्रवादी दल कहते हैं, उस समय उन्हें क्रांतिकारी दल कहा जाता था। ठीक है, उस समय उन्हें क्रांतिकारी दल कहा जाता था, क्योंकि जो HSRA था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो उस समय भारत की आजादी के लिए हिंसा कर रहा था। भारत की आजादी के लिए पुलिस वालों को और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार रहा था, जो आज कौन करते हैं? ये लोग करते हैं। कहने का मतलब, जिस तरीके से आज भारत सरकार की नजरों में ये लोग उग्रवादी कहलाते हैं, उस समय ब्रिटिश सरकार की नजरों में HSRA, ये जो क्रांतिकारी संगठन हुआ करते थे, ये क्या कहलाते थे? टेररिस्ट कहलाते थे, आतंकवादी कहलाते थे। इन क्रांतिकारी दलों को अंग्रेज क्या कहते थे? टेररिस्ट ग्रुप, आतंकवादी दल। अब आप खुद सोचिए कि यदि गांधी इरविन पैक्ट करने के लिए गांधी जी इरविन के पास गए, और यदि वो इरविन से भगत सिंह की माफी को रद्द करने की बात कहते या भगत सिंह को सपोर्ट करने की बात कहते, ठीक है, तो गांधी जी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था? क्योंकि गांधी जी प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के। तो गांधी जी को सबसे बड़ा खतरा यह था कि यदि वो डायरेक्टली भगत सिंह को माफ कर देने की बात कहेंगे, गांधी जी को या लॉर्ड इरविन को भगत सिंह की फांसी माफ कर देने के लिए कहेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? गांधी जी इज सपोर्टर ऑफ HSRA। इसका मतलब गांधी जी HSRA को सपोर्ट कर रहे हैं। और यदि गांधी जी HSRA को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब HSRA किसके सपोर्ट से चल रहा है? कांग्रेस के सपोर्ट से। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कि जो कांग्रेस है वो एक आतंकवादी दल है, वो एक टेररिस्ट पार्टी है। यही कंक्लूजन निकलता है। बस सिंपल सी बात है। यदि, है ना, यदि आज जो हमारे देश में उग्रवाद फैला रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स पर हमले कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें सपोर्ट करने लगे और प्रत्यक्ष रूप से कोई पॉलिटिकल पार्टी उनका सहयोग, उन्हें कॉपरेट करने लगे, तो भारत सरकार उस पार्टी को ही तुरंत क्या करेगी? घोषित कि ये पार्टी ही क्या है? उग्रवादी है, ये पार्टी ही उग्रवादियों की है। यही खतरा उस समय सबसे ज्यादा बड़ा किसको था? कांग्रेस को। कि यदि गांधी जी भगत सिंह की पैरवी करेंगे, भगत सिंह की अगुवाई करेंगे, तो अंग्रेजों को मौका मिल जाएगा तुरंत कांग्रेस को एक आतंकवादी दल घोषित करने का। और जो राजनीतिक समझौते गांधी और इरविन के बीच बन रहे थे, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच बन रहे थे, या जो हमें होप नजर आ रही थी कि हमारी संविधान सभा बनेगी, हमें भारत की राज्य व्यवस्था में भागीदारी मिलेगी, अब वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? वो सारी की सारी चीजें वहीं पर खाक हो जाएंगी, वहीं पर मिट्टी में मिल जाएंगे। आपने ये तो सुना है या आपको किसी ने ये तो पढ़ाया है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे, या गांधी जी ने जानबूझकर भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो गांधी जी ने इरविन से, ठीक है, इरविन के सामने ये प्रस्ताव रखा था और ये समझौता दोनों के बीच हुआ था कि जिन जिन लोगों पर आरोप सिद्ध नहीं है,
उन उन लोगों को बेवजह बंदी बनाकर नहीं रखा जाएगा, उन सबको आजाद कर दिया जाएगा। कहने का मतलब भाई ब्रिटिश सरकार ने तो उन लोगों को भी गिरफ्तार करके रखा था जिनके खिलाफ कोई मामला या मुकदमा ही नहीं था, उन लोगों को भी गिरफ्तार करके रखा था जिनके खिलाफ मुकदमा था, और उन लोगों को भी गिरफ्तार करके रखा था जिन पर आरोप सिद्ध था। अब गांधी जी ने यह भी कहा था कि जिन जिन लोगों को बिना मुकदमे के ही गिरफ्तार करके रखा गया है उन सबको क्या कर दिया जाएगा, उन सबको आजाद कर दिया जाएगा, उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। और लॉर्ड इरविन इस बात पर सहमत भी हो गया था। तो अब बताइए गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से सरकार को ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई उन तीनों लोगों पर हत्या करने का आरोप सिद्ध है, लेकिन मेरे कहने पर आप उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप जानते हैं ना, आज भी भारत के राष्ट्रपति को मृत्युदंड को माफ कर देने की पावर है, लेकिन ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति होती है, सब्सिडरी पावर होती है, रेजिडरी पावर होती है ये राष्ट्रपति की। यदि राष्ट्रपति चाहे तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके, अपनी सोच का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ना तो भारत सरकार, ना ही भारत का प्रधानमंत्री, ना ही मुख्यमंत्री कभी भी राष्ट्रपति से ये सिफारिश नहीं कर सकता कि आप उसको छोड़ दीजिए। इस बात को हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं है कि जब भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे तो प्रणब मुखर्जी के पास लोगों के मृत्युदंड को माफ करने की अर्जियां नहीं आई, बिल्कुल आई। लेकिन किसी भी कीमत पर बीच में जाकर, है ना, भारत का प्रधानमंत्री और भारत का कोई भी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री राष्ट्रपति से नहीं कह सकता कि भाई साहब इसको माफ कर दीजिए। अजमल कसाब ने भी तो क्षमा याचना की थी राष्ट्रपति से। बंबई में आकर लोगों का नरसंहार किया, उसको सजाए मौत की सजा सुना दी गई और अर्जी डाली राष्ट्रपति के पास कि मैं अपने किए के लिए शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। अब राष्ट्रपति चाहे तो मृत्युदंड को माफ करके उसे क्या कर सकते हैं, उसे उम्र कैद में बदल सकते हैं, है ना। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, भारत सरकार या भारत का कोई भी राजनीतिक दल, भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाकर राष्ट्रपति से नहीं कह सकती है कि अजमल कसाब की फांसी को माफ कर दीजिए। क्योंकि यदि ऐसा कोई करेगा, यदि कोई ऐसा करेगा तो सिंपल सी बात है, वो तुरंत क्या हो जाएगा, वो तुरंत घोषित हो जाएगा कि भाई साहब आपकी तो पार्टी ही आतंकवादी है। तो अगर आज ये डर राजनीतिक दलों को हो सकता है तो आप खुद सोचिए, क्या उस समय कांग्रेस को इस बात का डर नहीं होगा कि हम जो किसी तरीके से क्या कर रहे हैं, भारत को स्वाधीनता दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज 2 मिनट में हमें आतंकवादी पार्टी घोषित कर दे और हमारी सारी की सारी योजनाएं विफल हो जाएं। अब आप खुद सोचिए, आपने तो कह दिया कि भाई गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी कैंसिल करवा सकते थे। अब आप खुद सोचिए, है ना, आप खुद सोचिए भाई, जो आदमी, है ना, आप लोगों के अधिकार के लिए अनगिनत बार जेल जा सकता है, अनगिनत बार अंग्रेजों के खिलाफ आमरण अनशन कर सकता है, भूख हड़ताल कर सकता है, नमक सत्याग्रह कर सकता है, 24-24 दिन पैदल चलकर आपके लिए दांडी यात्रा कर सकता है, जो व्यक्ति भारत के लोगों के लिए अपने कपड़े त्याग सकता है, अपने वस्त्र त्याग सकता है, स्वाभाविक सी बात है भाई, है ना, स्वाभाविक सी बात है। ऐसा तो नहीं है कि भगत सिंह की फांसी को माफ ना करवाकर गांधी जी ने अपना कुछ भला कर लिया। गांधी जी ने तो शायद सबसे गालियां ही खाई। आज भी लोग कहते हैं भगत सिंह की फांसी को माफ करवा सकते थे गांधी जी, है ना। लेकिन चक्कर क्या है ना भाई, केवल, है ना, और केवल बात भगत सिंह की नहीं थी, है ना, बात उन सारे के सारे क्रांतिकारी दलों की थी, उन सारे के सारे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पार्टीज की थी
जो उस समय सरकार के खिलाफ क्या किया करते थे, हिंसा किया करते थे। तो भाई सिंपल सी बात है, हम इस बात से ये निष्कर्ष तो नहीं निकाल सकते कि भैया गांधी जी ने जानबूझकर ऐसा किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पर्सनली गांधी जी को इससे कोई फायदा हुआ। आपको तो पता ही है, रोलेट एक्ट से लेके, है ना, देश की आजादी तक बेचारे गांधी जी सिर्फ और सिर्फ सत्याग्रह ही कर रहे थे, आंदोलन ही कर रहे थे, अपने आप को कष्ट दे देकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन ही कर रहे थे। देश आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत को ज्यादा दिन तक बेचारे गांधी जी देख भी नहीं पाए। 30 जनवरी 1948 को आप जानते हैं क्या हुआ, असैसिनेशन ऑफ गांधी जी, गांधी जी की राजनैतिक हत्या कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि भाई गांधी जी ने जब राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभानी शुरू की तब से लेकर आजादी तक, मुझे नहीं लगता कि गांधी जी को ऐसा कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे थे। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि भाई गांधी जी जो थे वो कांग्रेस सपोर्टर ही थे, है ना। वैसे यदि हम पॉलिटिकली बात करें तो भाई ही वॉज वेरी न्यूट्रल पर्सन। और सिंपल सी बात है ना, आप ये देख लीजिए, जो काम, है ना, जो काम हमारे हिंदू राजा मिलकर नहीं कर पाए, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम हमारे क्रांतिकारी दल नहीं कर पाए, जो काम भारत में कोई नहीं कर पाया, वो काम अकेला गांधी जी ने कर दिखाया। क्योंकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही आदमी से डर लगता था, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। ये आप भी जानते हैं और ये तो सब जानते हैं। और सिंपल सी बात है यार, देखो, बंदे में कोई ना कोई बात तो होगी। क्योंकि यदि आप किसी भी देश में चले जाएं, आप पूरी दुनिया में किसी भी देश में चले जाएं, उस देश में आपको किसी भारतीय की मूर्ति मिले ना मिले, लेकिन आपको कहीं ना कहीं गांधी जी की मूर्ति जरूर मिल जाएगी। और पूरा विश्व जानता है, पूरा का पूरा विश्व, किसी को जानता हो या ना जानता हो, गांधी जी को तो सब जानते हैं, है ना। हमारे देश में दो ही तो गुजराती हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम किया है, गांधी जी और मोदी जी। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक वर्ल्ड फेमस गांधी जी हैं या फिर एक वर्ल्ड फेमस मोदी जी हैं। अपने पूरी दुनिया में अपना नाम का परचम लहराने वाले ये दो लोग हैं भाई, दोनों गुजराती। और आप जानते हैं गुजरातियों का बोलबाला पूरे विश्व में है। चलिए खैर, एनीवेज,